हे एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ क्रिस्प टॉपिक्स। इसमें हम क्या करते हैं, जो करंट अफेयर्स के बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जो जिनको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा इजी तो होता है लेकिन जल्दी मिलता नहीं है, तो उसको क्या करेंगे हम इन सेशंस में एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूँगी। जैसे अभी कल लॉकडाउन की न्यूज़ आई है, तो अभी क्वेश्चन है कि क्या इंडिया 21 डे के लॉकडाउन के लिए प्रिपेयर्ड है या नहीं। तो इस सेशन में पहले आपको बताऊंगी कि सेक्शन 144 लॉकडाउन और कर्फ्यू में क्या डिफरेंस है और क्या इंडिया प्रिपेयर्ड है, क्या चैलेंजेस है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चाहें तो मेरे बारे में इस स्लाइड्स पे से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन मॉडल पे लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन सब चल रहे हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो मेरे कोर्सेज देखने के लिए वहाँ पे रजनी लाइव से सब्सक्रिप्शन लें और वहाँ पे मेरे कोर्सेज देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं कि न्यूज़ में क्यों है। कल ही रात को 8 बजे पीएम मोदी ने बताया कि अब 21 डे नेशन वाइड लॉकडाउन होगा। वेंसडे मिडनाइट से, मतलब आज के मिडनाइट से 21 डे नेशन वाइड लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि लॉकडाउन, कर्फ्यू और सेक्शन 144 में डिफरेंस क्या है। तो सीआरपीसी का सेक्शन 144 लॉकडाउन और कर्फ्यू तीनों ही सेम ग्राउंड्स पे किए जाते हैं। वो क्या है कि या तो ह्यूमन लाइफ में कोई डेंजर हो, मतलब इंसान को खतरा हो, किसी तरीके के राइट्स हो रहे हो, या पब्लिक शांति किसी तरह से भंग हो रही हो। तो ये सिमिलर ग्राउंड्स होते हैं तीनों के लिए ही, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, तो इसमें डिफरेंस है सिवियरिटी का। जब भी किसी एरिया में डेंजर है ह्यूमन लाइफ के लिए, राइट्स हो रहे हैं या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो रही है, पब्लिक जो ट्रैंक्विलिटी है उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले सेक्शन 144 लागू किया जाता है। अगर लोग सेक्शन 144 नहीं मानते हैं तो फिर लॉकडाउन लागू किया जाता है, और अगर लोग वो भी नहीं मानते, उससे भी बात नहीं बनती है, फिर आता है कर्फ्यू। तो सबसे जो इसमें डिफिकल्ट फॉर्म है वो है कर्फ्यू का। कैसे, वो भी देखते हैं। तो देखिए इनमें डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन 144 को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही लागू कर सकता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिविजनल। जबकि लॉकडाउन और कर्फ्यू सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ला सकते हैं, ठीक है। यहां पर क्या होता है, सेक्शन 144 में अनलॉफुल असेंबली को रोका जाता है। अनलॉफुल असेंबली का क्या मतलब है, जब भी 5 या उससे ज्यादा लोग ग्रुप बनाकर अगर घूम रहे हैं उसको अनलॉफुल असेंबली मानी जाती है। जहां तक उससे कम की बात है, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, वो अनलॉफुल असेंबली नहीं होगी। लेकिन जैसे ही 5 या 5 से ज्यादा हो गए उसे अनलॉफुल असेंबली मानी जाती है। इस केस में आप आर्म्स को कैरी नहीं कर सकते किसी भी हाल में, ना आर्म्स कैरी कर सकते हो, ना खरीद सकते हो, बेच सकते हो। लॉकडाउन में क्या होता है, लॉकडाउन में बेसिकली पब्लिक ट्रांसपोर्ट को शट डाउन किया जाता है। जैसे प्लेन्स हो गए, ट्रेन्स हो गई, या बाकी बसेस हो गए, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनको शट डाउन किया जाता है लॉकडाउन के अंदर। और कर्फ्यू में क्या होता है, कर्फ्यू में बिल्कुल घर के अंदर बंद कर दिया जाता है। देखिए सेक्शन 144 हो या लॉकडाउन हो, दोनों में एसेंशियल सर्विसेज अवेलेबल होती है। मतलब जो बेसिक सर्विसेज होंगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, एटीएम सर्विसेज है, या खाने पीने की चीज़ें हैं, नॉर्मल फूड, बेसिक फूड, मिल्क, ये सब अवेलेबल होगा। जबकि अगर कर्फ्यू आ जाए तो उसमें एसेंशियल सर्विसेज भी अवेलेबल नहीं होती हैं, नॉट अवेलेबल, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, सेक्शन 144 और लॉकडाउन के अंदर एसेंशियल सर्विसेज है, कर्फ्यू में एसेंशियल सर्विसेज भी नहीं है। यहाँ पे आपका घूमना बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, बिल्कुल बाहर निकल ही नहीं सकते किसी भी चीज़ के लिए। पहले एसेंशियल सर्विसेज मिल रही थी तो उसके लिए आप बाहर निकल रहे थे, अब तो वो भी नहीं मिल रही, तो आप किस लिए बाहर निकलोगे, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आपको घर से बाहर निकलना है तो आपको पुलिस की परमिशन रिक्वायर्ड होती है। सेक्शन 144 और लॉकडाउन में क्या कोशिश कर रहे होते हैं कि कहीं पे एक झुंड ना बने, ठीक है, लोग ट्रांसपोर्ट कम करें। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर सीधा घर के अंदर बंद कर दिया जाता है उन लोगों को। ऑल्सो सेक्शन 144 हो, लॉकडाउन हो या कर्फ्यू हो, तीनों में ही गवर्नमेंट के पास ये प्रोविजन है कि वो इंटरनेट को ब्लॉक कर दे। अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए ये लॉकडाउन, कर्फ्यू, सेक्शन 144 हम नहीं मान रहे हैं तो क्या होगा। तो ये कुछ पनिशमेंट्स है जो आपको मिल सकती है। जैसे अगर आप सेक्शन 144 नहीं मान रहे तो आपको हो सकता है सेक्शन 188 के अंदर बुक कर दिया जाए। सेक्शन 188 के अंदर क्या होता है कि कहीं पर भी अगर आप अनलॉफुल असेंबली कर रहे हैं, मतलब 5 या 5 से ज़्यादा लोग मिलकर खड़े हैं या घूम रहे हैं, तो उसको अनलॉफुल असेंबली बोलेंगे। अगर उसका आप पार्ट है तो आपको बोला जाएगा कि डिस्पर्स हो जाइए, अलग अलग हो जाइए, चले जाइए। अगर आप फिर भी नहीं जाते हैं तो आपको 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट और साथ में फाइन देना पड़ सकता है, मतलब 6 महीने की जेल और फाइन हो सकती है, ठीक है। सेकंड क्या है, सेक्शन 269। सेक्शन 269 क्या है, सेक्शन 269 और 270 ये दोनों हेल्थ इश्यू से रिलेटेड है, ये पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है, ये पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है। इनमें क्या होता है कि सेक्शन 269 हो या 270 हो, 269 के अंदर क्या है, अगर कोई भी इंसान नेग्लिजेंट होकर घूम रहा है और हो सकता है उससे बीमारियां फैल सके, बाकी लोगों को बीमारी हो सके, तो उसको 269 के अंदर बुक किया जाता है, जिसमें 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट और फाइन होता है, पनिशमेंट।
270 क्या है, इसी का एक सिवियर फॉर्म है 269 का। 270 में क्या है, मान लो अब कोई इंसान है, उसको पता है कि वो बीमार है और उसके घूमने से दूसरों को भी प्रॉब्लम होगी, दूसरों को भी वो फैल सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है वो पर्टिकुलर डिजीज, फिर भी वो घूम रहा है तो उसको 2 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट और फाइन देना पड़ता है। फिर सेक्शन 271 क्या है, सेक्शन 271 के हिसाब से मान लो किसी को क्वारंटीन किया हुआ है। क्वारंटीन मतलब जब कोई बीमार होता है, मेडिकल टर्म में आइसोलेट करने को क्वारंटीन कहते हैं, ठीक है। तो किसी को मान लो क्वारंटीन किया हुआ है, उसको क्वारंटीन फैसिलिटी में रखा हुआ है, उसको बताया कि आपको नहीं घूमना है बाहर क्योंकि आपको बीमारी है, ये प्रॉब्लम है और कंटेजियस है, लेकिन फिर भी वो बाहर घूमने जाता है तो उसको सेक्शन 271 के अंदर बुक किया जाता है और उसको 2 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट और फाइन देना पड़ सकता है। तो ये तो था डिफरेंस इन तीनों में। अब आज का मेन क्वेश्चन, क्या इंडिया इस लॉकडाउन के लिए रेडी है? तो कुछ डेटा है हमारे पास। डेटा क्या है, देखिए अभी फिलहाल जहाँ तक प्रोडक्शन की बात है और सप्लाई की बात है, उसमें ज़्यादातर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में प्रॉब्लम नहीं है। कैसे नहीं है वो मैं भी आपको बताती हूँ। मार्च 1 तक ये डेटा था कि जो वीट और राइस का स्टॉक है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास, वो 77.6 मिलियन टन है, ठीक है। हमारे पास जो बेसिक एक होता है ना, मिनिमम इतना होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए था, 21.04 मिलियन टन होना चाहिए, लेकिन हमारे पास 77.6 मिलियन टन है, जो 3.5 टाइम ज़्यादा है जितना मिनिमम आपको ऑपरेशनल कम बफर के लिए आपको चाहिए, उससे 3.5 टाइम ज़्यादा है, ठीक है। यही चीज़ पल्सेस में भी देखी गई है कि पल्सेस में भी जितना चाहिए उससे ज़्यादा ही है। तो यहाँ पर हमें जो बेसिक फूड स्टफ है उसकी प्रोडक्शन में और सप्लाई में प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ही जो राबी क्रॉप्स है उनमें भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अभी क्या है, राबी राइपनिंग का टाइम आ गया। ऐसा नहीं है कि राबी क्रॉप्स अभी हम उगाएंगे उसके बाद वो राइपन होंगी, उसके बाद हार्वेस्ट किया जाएगा। राइपनिंग वाला स्टेज आ चुका है, सिर्फ हार्वेस्ट करने की देरी है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, इफेक्ट यहाँ पड़ेगा कि जब वो प्रोडक्शन हो जाएगा उसके बाद वो मंडीज में जो ट्रांसफर किया जाएगा वहाँ पर, ये जो ट्रांसपोर्ट है वहाँ प्रॉब्लम आएगी। मतलब सप्लाई में प्रॉब्लम नहीं है, सप्लाई चेन में प्रॉब्लम है। इसका मतलब क्या है, ये जो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है उसकी वजह से ये जो सप्लाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने का, वहाँ प्रॉब्लम आएगी। यहाँ प्रोडक्शन और इधर की सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच। फिर बात करते हैं कि ये जो मिल्क, शुगर और एडिबल ऑयल्स है उनका क्या हाल है। तो देखो ये भी ऐसे, दीज अगेन आर प्रोड्यूस्ड नॉट बॉट टू बी सोल्ड इन मंडीज। डेयरी, जो डेयरी है, देखो होता क्या है, मिल्क क्या होता है, मिल्क कहाँ से लिया जाता है, डेयरी से सीधा, फार्मर से सीधा डेयरी में चला जाता है और वहाँ से फिर पहले AMPC में जाएगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी में, ठीक है, उसके बाद आगे जाएगा। तो यहाँ पर देखो ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है, पहला तो वही मेन प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन का है। उसके बाद और कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे अभी बिजनेस टू बिजनेस सेल तो बंद हो गई है, सिर्फ बिजनेस टू कस्टमर सेल है। क्या मतलब है इस बात का, बिजनेस टू कंज्यूमर सेल मतलब यहाँ पर मंडीज में आगे, मंडी से सिर्फ कंज्यूमर खरीदेगा। पहले क्या हो रहा था, सेंटर में आता था, सेंटर से कंपनीज भी खरीदती थी, तो कंपनीज का खरीदना तो बंद हो गया है, सिर्फ बिजनेस टू कंज्यूमर रह गया है। तो यहाँ पर इनका जो सेल है वो कम हो गया है, ऑब्वियस सी बात है। वैसे भी हमने देखा है इस कोरोना वायरस की वजह से इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा झटका लगने वाला है हमें। तो यहाँ पर क्या होगा, जो डायरेक्ट कंज्यूमर का सेल था, जो ये मिल्क, कर्ड, शुगर, ये ऑयल्स हैं, इन सब का जो कंज्यूमर सेल था वो तो बढ़ गया है, क्योंकि लोगों को लग रहा है क्या पता फ्यूचर में मिले ना मिले, तो अभी से खूब सारे इकट्ठा करके रख रहे हैं। तो ये डायरेक्ट कंज्यूमर सेल तो बढ़ गया है, लेकिन वहीं पर जो स्किम्ड मिल्क प्रोडक्ट होते थे, स्किम्ड मिल्क पाउडर होते थे, आइसक्रीम कंपनीज में जाते थे, चीज़ जो पिज़्ज़ा मेकर्स के पास जाती थी, वो सारा खत्म हो गया, क्योंकि लोगों ने बाहर जाके खाना बंद कर दिया और बेसिक फूड पे फोकस कर रहे हैं। वैसे ही बाहर नहीं जा सकते तो ऑब्वियसली ये इनकी सेल एनीवे कम हो गई है। तो ये दो इफेक्ट देखने को मिले कि एक तरफ डायरेक्ट कंज्यूमर का जो सेल है वो बढ़ गया है, दूसरी तरफ ये जो बिजनेस टू बिजनेस वाला था, ये जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे चीज़ हो गया, स्किम मिल्क पाउडर है, इन सब का कंजम्पशन कम हो गया है, इन सब का यूटिलाइजेशन कम हो गया है। शुगर की बात करें तो वहाँ पर भी देखिए वो जो मिल्स से सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज खरीदती थी, होरेका सेगमेंट खरीदता था, ये क्या सेगमेंट है, ये है होटल, रेस्टोरेंट एंड CA से क्या होता है ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। ये नॉर्मल बेसिक जो होटल्स वगैरह खरीदते थे, रेस्टोरेंट्स वगैरह खरीदते थे मिल्स से शुगर, वो सब बंद हो गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में भी क्या होता था, जब शुगर बनता है ना तो उसका बाय प्रोडक्ट होता है एथेनॉल। जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होती है वो ये एथेनॉल खरीदती हैं। क्यों खरीदती है ये, क्योंकि पेट्रोल में 10% एथेनॉल ब्लेंड किया जाता है, राइट। तो ये भी बंद हो गया है। क्यों बंद हो गया है, क्योंकि पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ रही, लोग बाहर नहीं निकल रहे, व्हीकल्स नहीं निकाल रहे। तो यहाँ पे भी प्रोडक्शन और कंजम्पशन, देखिए प्रोडक्शन में प्रॉब्लम नहीं हुई है, ना ही सप्लाई में प्रॉब्लम हुई है। सप्लाई में कहाँ प्रॉब्लम हुई है, एक तो कंजम्पशन साइड में जो बिजनेस टू बिजनेस कंजम्पशन है वो कम हो गया है, दूसरा सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आ रही है। अब चैलेंजेस क्या क्या हैं,
एक डेटा के हिसाब से 2011-12 का डेटा है जो हमारे पास सबसे रीसेंट डेटा है, उसके हिसाब से 400 मिलियन पीपल जो है इंडिया के वो लेबर मार्केट में है। उनमें से भी आधे से ज़्यादा जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है और 121 मिलियन जो है वो कैजुअल वर्कर्स है। इनका क्या मतलब है? कैजुअल वर्कर्स का मतलब कि वो जो होता है ना कि रोज़ आप काम करें तो रोज़ आपको पेमेंट मिल गई, जिस दिन काम किया उस दिन मिली, जिस दिन नहीं किया उस दिन नहीं मिली। जैसे क्लीनर्स हैं, हाउस होल्ड वर्कर्स है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, ये सारे, इन सब के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा लॉकडाउन का, क्योंकि इनका क्या था, डेली वेज पे काम कर रहे थे। ठीक है, तो अब ये 21 दिन काम नहीं कर पाएंगे, डेली वेज पे काम करके इनका रोज़ का खाना चल रहा था। अब 21 दिन काम नहीं कर पाएंगे तो इनका कैसे चलेगा? तो इन पे सबसे ज़्यादा असर होने वाला है, जिसका गवर्नमेंट ने भी बोला है कि उनको भी दुख है, लेकिन ये इमरजेंसी की कंडीशन भी है, इसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकता। इसलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी अपील की थी कि जो इंडिया के लोग हैं वो इन लोगों की हेल्प करें, हम खुद इन सारे लोगों की हेल्प करें, इनको लूप में लेके चलें। फिर एक और गवर्नमेंट एस्टिमेट के हिसाब से कुछ 102 मिलियन पीपल हैं, जिसमें से 75 मिलियन चिल्ड्रन हैं, इनके आधार आइडेंटिटी कार्ड्स नहीं है। ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है? ये फ़र्क पड़ता है कि अगर गवर्नमेंट कुछ जैसे हैंडआउट्स देना चाहती है, फूड, इलेक्ट्रिसिटी, गैस सब्सिडीज़, ये सब कोई भी और सर्विसेज देना चाहती है इस टाइम पे भी, तो ये सर्विसेज तो उन्हीं को मिलते हैं जिनके पास आधार आइडेंटिटी कार्ड होता है। तो क्योंकि 102 मिलियन लोगों के पास आधार आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, तो इतने मिलियन लोग तो वैसे ही इनसे रह गए। लॉकडाउन है उसकी वजह से वैसे ही इनका बिजनेस खत्म हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो देखा गया है। इसके ऊपर जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है अंडर प्रिपेयर्ड हेल्थ सिस्टम का। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वर्ल्ड WHO के हिसाब से हर 1000 लोगों पे एक डॉक्टर तो होना चाहिए, पर इंडिया में ये रेशियो कुछ 0.7 का है, इतना भी नहीं है हमारा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? हम बहुत ज़्यादा अंडर प्रिपेयर्ड है। डॉक्टर्स तो नहीं ही हैं, ऊपर से हमारा हेल्थ सिस्टम भी बहुत ज़्यादा अंडर प्रिपेयर्ड है। इंडिया अपने GDP का सिर्फ 3.66% हेल्थ पे खर्च करता है, जो कि जो वर्ल्ड एवरेज है 10% का, उससे काफ़ी कम है। जो यूनाइटेड किंगडम है या USA है वो कितना स्पेंड करते थे? UK 9.8% और USA 17% अपने GDP का हेल्थ में स्पेंड करता है। उसके बाद भी उनको इतनी प्रॉब्लम हो रही है कोरोना वायरस को कंटेन करने में, इतनी प्रॉब्लम्स हुई, इतनी डेथ हुई। तो सोचो इंडिया तो सिर्फ 3.66% करता है। तो यहाँ पर अगर ये शुरू हो गया, अगर ये स्टेज में पहुँच जाए तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। तो ये था कुछ इशू इसके बारे में। तो आप मुझे बताइए क्या इंडिया प्रिपेयर्ड है या नहीं है? आपको मैंने सारे चैलेंजेस बता दिए हैं, करंट सिनेरियो बता दिया। आपके हिसाब से क्या लगता है आपको कि लॉकडाउन होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? मेरे हिसाब से लॉकडाउन करना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब लोग मान तो रहे नहीं है। जितना उनको बोला जाता है सोशल डिस्टेंसिंग करो, उतना वो ग्रुप में जाके करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, वो जो जिस दिन जनता कर्फ्यू था उस दिन लोग घर पे, कुछ लोगों ने माना जो लोग घर पे रहे, लेकिन शाम को लोगों ने झुंड बना के गए हैं, जहाँ पे उन्होंने क्लैपिंग की है, थालियाँ पीटी हैं, ये सब किया है। ठीक है, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करनी थी। तो बताओ, ऑब्वियस सी बात है, फ़ायदा तो कुछ हो नहीं रहा। तो ये अभी लॉकडाउन मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है कि एकदम से इतना फास्ट पैंडेमिक ना आ जाए कि हम पूरी इंडिया ख़त्म हो जाए। तो लॉकडाउन मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। अगर अभी भी आप लोग नहीं मानते या लोग नहीं मानते तो कर्फ्यू तक भी सिचुएशन जा सकती है। तो अब आप मुझे बताएंगे कि या ये ठीक है या नहीं है, आपके हिसाब से लॉकडाउन होना चाहिए था या वैसे भी ठीक था, ये बस स्ट्रिक्ट मेजर है। So that's it for today's class. Thank you so much for joining in. अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और अगर आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप रजनी झा पे खुद को ऐड कर सकते हैं। वहाँ सारे कोर्सेज के अपडेट्स जाते रहते हैं। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो फेसबुक पे एक पेज है UPSC विद रजनी झा, UPSC विद रजनी झा, वहाँ पे उस पेज को लाइक कीजिए और वहाँ पे आप मुझे डायरेक्टली मैसेजेस कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। हैव अ ग्रेट डे अहेड।